गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 24वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तारक काय एवं तारक केंद्र। ध्यान देना, कोशिका का अध्ययन चल रहा है तो उसमें जो कोशिकांग के बारे में चल रही है टॉपिक, तो उसके बारे में अगला टॉपिक है हमारा तारक काय एवं तारक केंद्र। इससे पहले हमने आपको पक्षमाविका एवं कशाविका के बारे में अध्ययन करवा दिया था। अब देखिएगा इसके अंतर्गत हमें क्या करना है। सबसे पहले परिभाषा, फिर इसकी खोज। तो क्या होता है ये तारक काय या तारक केंद्र। इसमें देखो ध्यान से कि परिभाषा देखो इसकी। सबसे पहले तारक काय, तारक काय इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो देखिएगा कैसा होता है ये झिल्ली रहित कोशिकांग। ध्यान देना, झिल्ली रहित कोशिकांग जो कोशिका में केंद्रक के समीप दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? तारक काय कहलाता है। कहाँ पाया जाता है ये? केंद्रक के समीप। कैसा कोशिकांग? झिल्ली रहित। तो देखिएगा झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग परिभाषा देखें इसकी। झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग जो कोशिका में केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है तारक काय कहलाता है। तारक काय कहलाता है। तो ध्यान देना कैसा कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांग। हमने आपको पहले बताए थे कि कोशिका में इकाई झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकांग अर्थात जिनमें झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो आपको बताया, पहले हमने बता दिया था। तो ये कैसा कोशिकांग है? इससे पहले हमने जो पढ़ा था कौन सा? राइबोसोम, वो भी झिल्ली रहित कोशिकांग था। तो ध्यान देना परिभाषा क्या है इसकी? झिल्ली रहित कोशिकांग जो कोशिका में केंद्रक के समीप, किसके समीप पाया जाता है? केंद्रक के समीप दो बेलनाकार, कैसे आकार की? बेलनाकार रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे तारक काय कहते हैं। अब तारक काय में ये दो बेलनाकार रचनाएं कौन सी होती हैं? तारक केंद्र, जो एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं। ध्यान देगा। तो देखिएगा परिभाषा हो गई इसकी कि झिल्ली रहित कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कैसा है? दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, तारक काय कहलाता है। अब देखिएगा ध्यान से आगे अगला पॉइंट क्या है कि तारक काय में उपस्थित दो बेलनाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तारक केंद्र कहलाती है, जो कि तारक केंद्र दिया हुआ है। तो देखो तारक काय में दो बेलनाकार, तारक काय में उपस्थित, ये लिखो, तारक काय में उपस्थित दो बेलनाकार संरचनाओं को तारक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं। अर्थात
दो बेलनाकार जो संरचनाएं होती हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है, क्या क्या कहलाती हैं? तारक केंद्र कहलाती हैं। तो ध्यान देना, तारक काय एवं तारक केंद्र हमारा हेडिंग है ये। तो ये परिभाषा हो गई। इसकी आता है खोज। इसकी खोज किसने की थी? ध्यान देना आप। मतलब दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, कैसी होती है? सघन होती हैं। अब इसकी आता है खोज। खोज किसने की इसकी? ध्यान देना, एक वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था वान बेनेडेन। तो ध्यान देना, वान बेनेडेन, वॉन बेनेडेन, वॉन बेनेडेन। इन्होंने क्या किया था? इसको खोजा 1876 में। इसके बारे में लिखेंगे आपको, खोज वॉन बेनेडेन। यूँ लिखो आप, तारक काय की खोज, तारक काय की खोज सन 1876 में वॉन बेनेडेन द्वारा की गई। द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वॉन बेनेडेन के द्वारा की गई 1876 में। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, सन 1888। ध्यान देना, सन 1888 में टी बोवेरी, टी बोवेरी ने इसे क्या नाम दिया? सेंट्रोसोम, तारक काय नाम दिया। टी बोवेरी ने इसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नाम दिया। तो क्या नाम दिया था? सेंट्रोसोम नाम। अर्थात सेंट्रोसोम का मतलब होता है तारक काय। सोम माने काय, सेंट्रो माने सेंटर में पाया जाने वाला। मतलब केंद्र कहाँ पाया जाता है? ध्यान देना, कहाँ उपस्थित होता है? जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है ये। पादप कोशिकाओं में प्राय उपस्थित नहीं होता है तारक काय। तो सेंट्रोसोम मतलब सेंटर में पाया जाने वाला काय। और सेंटर में पहले तो क्या पाया जाएगा? केंद्रक, जंतु कोशिकाओं में। तो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप पाया जाने वाला झिल्ली रहित काय, जो दो बेलनाकार, दो सघन बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? तारक काय कहलाता है। तो ध्यान देना, 1888 में टी बावेरी ने इसे सेंट्रोसोम नाम दिया। अब देखो उपस्थिति कहाँ पर पाया जाता है। ये उपस्थिति देखिए इसकी, कि किन कोशिकाओं में पाया जाता है उपस्थिति। तो देखिएगा, उपस्थिति में देखो आप, उपस्थिति देखिएगा, तारक काय जंतु कोशिकाओं, कुछ शैवालों एवं कवक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिएगा, तारक काय जंतु कोशिकाओं, कुछ शैवालों एवं कवक कोशिकाओं में पाया जाता है या उपस्थित होता है, पाया जाता है। कौन कौन सी कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में, शैवालों में और कवक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आता है अनुपस्थित। कहाँ पर अनुपस्थित होता है ये? अनुपस्थिति कहाँ पर नहीं पाया जाता है? अनुपस्थिति मतलब कहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो देखो इसमें देखिएगा, तारक काय सामान्यतः, तारक काय सामान्यतः पादप कोशिकाओं में
नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा तारकाय की संरचना। तारकाय की संरचना देखो ध्यान से। तो क्या बताएं, उपस्थिति एक बार दोबारा देखें कि तारकाय जंतु कोशिकाओं, कुछ शैवालों और कवक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जबकि तारकाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब आता है इसकी संरचना। इसकी तारकाय की संरचना कैसी होती है, ध्यान देना। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील होती है बैलगाड़ी, नाम सुना होगा, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, वैसी इसकी संरचना होती है, ऐसा बताया गया है। तो देखो तारकाय की संरचना। तारकाय की संरचना देखिएगा। तारकाय में दो सघन बिंदु होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से। तारकाय की संरचना में 9 बिंदु होते हैं ये। तो देखिएगा बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, बेल कॉट व्हील स्ट्रक्चर, मतलब बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। अर्थात इसमें बीच में पुली होती है, छड़ जिसे बोलते हैं, छड़िया हब, और इसके चारों ओर 9 क्या होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं समूह में होती हैं, जिसे परिकेंद्र, इस ये केंद्र है इसके चारों ओर, और ये इसके चारों ओर एक झिल्ली से होती है परिकेंद्र। हालांकि इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग होता है ये, तो ये सूक्ष्म नलिकाएँ होती हैं इसके अंदर, और ये होते हैं आपस में, ये सूक्ष्म नलिकाएँ सूक्ष्म तंतुओं द्वारा जुड़ी होती हैं। तो देखिएगा इसमें जो स्ट्रक्चर है, प्रश्न आता है परीक्षा में कभी सभी कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग कार्ट व्हील स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है, मतलब बैलगाड़ी के संरचना प्रदर्शित करता है, बैलगाड़ी के पहिए की संरचना प्रदर्शित करता है, वह तारकाय। इस प्रश्न आते हैं कंपटीशन में कई बार, तो आप इसमें देखिएगा संरचना। देखो तारकाय में, तारकाय में दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। आगे देखो, जिसमें एक तारक केंद्र है, एक और होगा, जिसमें प्रत्येक तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, समान होती है, ध्यान देना। तो यही इसमें मेन चीज़ है, मतलब ज़्यादातर पूछ जाता है कि बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना प्रदर्शित करने वाला कोशिकांग क्या कहलाता है, तारक केंद्र। तो ध्यान देना, तारक केंद्र तारकाय के अंदर समकोण स्थिति में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा इसमें, इस तारक केंद्र में आगे क्या संरचना होती है कि तारक केंद्र संख्या में कितने होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना, अगर यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखो, तारक केंद्र संख्या में
तारक केंद्र में यूँ आना चाहिए। तारक केंद्र में 9 3 के समूह हैं ये नलिकाएं। तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं 3 के समूह में, 3 के समूह में संख्या में 9 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 के समूह, 1 2 3, 1 2 3, 3 के समूह कितनी होती है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 के समूह संख्या में कितनी होती है? 9 होती है। मतलब प्रत्येक तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाएं 3 के समूह में, एक समूह 3 समूह ये है, 1 2 3 कितनी होती है? 9 संख्या में 9 होती हैं। आगे देखिएगा, ये सूक्ष्म नलिकाएं, ये सूक्ष्म नलिकाएं कैसी लगी होती हैं? तिरछी लगी होती हैं। आगे इसके अंदर जो आ जाएगा आपके, किसकी बनी होती हैं ये ध्यान देना। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अल्फा बीटा या गामा, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन और कौन सा? गामा ट्यूबुलिन। अब प्रश्न उठता है कि जो थी सीलिया, क्या बोलते हैं उनको? पक्षमाविकाएं, कौन सी प्रोटीन बनी होती है? फ्लैजिला, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ध्यान देना। तो ये सूक्ष्म नलिकाएं, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ ये कि सूक्ष्म नलिकाएं, तारक काय में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं कौन सी प्रोटीन की बनती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। आगे देखिएगा, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन एवं क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, कुछ वसा तथा एटीपेज, क्या होते हैं? एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम से बने तंतु, ये वाले जो तंतु होते हैं, से बने सूक्ष्म तंतु होते हैं। ध्यान देना, जो ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं किनके द्वारा जुड़ी होती हैं? सूक्ष्म तंतुओं से, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन, वसा और एटीपेज अणुओं, एंजाइम्स के बने होते हैं। एटीपेज एंजाइम है ये, एटीपेज एंजाइम के बने होते हैं। अब देखिएगा, इनके केंद्रीय भाग में क्या होता है? इनके केंद्रीय भाग में एक हबिया छड़ होता है, जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक ये बैलगाड़ी के पहिए के समान स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। तो आगे देखो, इनके केंद्र में एक हब या छड़ होती है, जिनके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इस प्रकार
ये एक बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देना, बीच में जो ये सूक्ष्म तंतु होते हैं किसके बने होते हैं, दोबारा इसको एक बार देख लें। ध्यान देना कि जो ये सूक्ष्म तंतु होते हैं जो सूक्ष्म नलिकाओं को आपस में जोड़ते हैं, ये क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन, वसा और एटीपेज एंजाइम के, प्रोटीन, वसा, एटीपेज एंजाइम के बने होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या जुड़ी होती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ी होती हैं। और ये सूक्ष्म तंतु केंद्र में उपस्थित छड़ या हब के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान देना, जो इस प्रकार एक क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, बैलगाड़ी के पहिए के सामान्य स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब प्रश्न उठता है क्या कार्य है। हाँ, अब ध्यान देना, मेन चीज़ जो आ रही है, इस प्रकार इसमें 9 जो डंडे होते हैं, तो ये संरचना कैसे होती है, 9+0 स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो 9 तो क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं, और बीच में क्या है, 0 के रूप में क्या है, छड़ या हब। तो 9+0 के रूप में संरचना दर्शाते हैं। ध्यान रखना ये। तो इन अतः तारक काय की संरचना में 9+0 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 9+0 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अब देखिएगा मेन चीज, कार्य, क्या कार्य है इनका। संरचना हो गई इसकी बैलगाड़ी के पहिए के समान, इतना आपको दिया हुआ नहीं है पुस्तक में, डायग्राम में नहीं है, बता दी मैंने आपको। इनका उद्देश्य क्या है, कार्य, क्या कार्य करते हैं ये तारक काय के कार्य। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो कोशिका विभाजन, सुना है नाम, कोशिका विभाजन नाम नहीं सुना है क्या, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन सुना होगा नाम। तो ध्यान देना, इसमें कोशिका विभाजन के समय क्या बनाते हैं, तर्कुतंतु, तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं। ये दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और क्या बनाते हैं, तर्कुतंतु, ताकि कोशिका आसानी से, मतलब कोशिका विभाजन का प्रारंभ करते हैं ये सबसे पहले। तो इसमें देखो कार्य है इसका कि कोशिका विभाजन के समय, पहला है कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि तारक काय या तारक केंद्र कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा है तारक केंद्र द्वारा जो ये होती है ना, तो पक्षमाभिका, और एक होती है क्या बोलते हैं उसको, फ्लैजिला, कशाभिका। ध्यान देना, इनका निर्माण किससे होता है, आधारीय कणिका से। कल लिखा दिया मैंने आपको ये, इसमें आधारीय कणिका, बेसल ग्रेन्यूल से। तो इस आधारीय कणिका का निर्माण कौन करता है, ये करता है तारक काय। तो ध्यान देना, इसमें लिखो आगे, इसमें देखिएगा तारक केंद्र द्वारा, पहला कार्य हो गया ये, तारक केंद्र द्वारा क्या बोलते हैं उसको, सीलिया, सूक्ष्म, तारक केंद्र द्वारा पक्षमाभिका एवं कशाभिका दो होती हैं ये, पक्षमाभिका और कशाभिका। इसमें देखो कि आधार कणिका बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण करते हैं। बेसल ग्रेन्यूल का निर्माण करते हैं। आगे देखिएगा, इसमें आपको
तारक ये पक्षमापिका और फ्लैजिला जो होती है, पक्षमापिका होती है सीलिया और फ्लैजिला होती है कशाभिका। तो पक्षमापिका एवं कशाभिका का निर्माण किससे होता है? आधारीय कणिका से। और आधारीय कणिका का निर्माण कौन करता है? तारक केंद्र। इसी प्रकार ध्यान देना, शुक्र जनन, शुक्राणु निर्माण के समय शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस तारक केंद्र के द्वारा होता है। तो आगे देखिएगा, शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन के समय शुक्राणु की पूंछ का निर्माण जो एक्सोनियम होता है, अक्षितंतु, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण तारक काय के द्वारा होता है, तो ये तीनों कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ये कंपटीशन के अंदर। तो ध्यान देना, इसलिए हमने इसको पढ़ा, आपको छोटा सा दे रखा है तारक काय और तारक केंद्र। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। प्रश्न आता है, शुक्राणु जानते हो आप क्या होते हैं? शुक्राणु, ध्यान देना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कहलाती है। ध्यान देना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कहलाती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है, जो कि अगुणित कोशिका होती है। युग्मक जनन के द्वारा उसका निर्माण होता है। कौन से? शुक्र जनन के द्वारा। कहाँ होता है? प्रसवों में होता है, प्रसवों के दौरान होता है। यदि जिस व्यक्ति में शुक्राणु नहीं है, जिस व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, वो नपुंसक होता है। नपुंसक आजकल किससे? पॉल्यूशन के कारण दुनिया भर के अनाप शनाप, चोरी गुटखा वगैरह, अशाब्द खाने से, इसलिए बचना चाहिए, इनसे हमें ध्यान रखना। इसलिए आपके 10th में जो पाठ दिया गया है पहले, मिलावटी सामान, तो ध्यान रखना, पौरुषता को नष्ट करता है ये पौरुषता को नष्ट करते हैं। यदि शुक्राणु की पूंछ शुक्राणु को गति करने में सहायक होती है, यदि इसकी पूंछ नहीं होगी तो गति नहीं कर पाएगा, वो अंडे से समेकन नहीं हो पाएगा, अर्थात युग्मक नहीं बनेगा, युग्मक क्या बोलते हैं, युग्मनज नहीं बनेगा, तो शिशु का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी ध्यान रखना। ये तो किसका निर्माण करता है? ये शुक्र जनन के समय शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। क्या? तारक काय। पूछा जाता है कि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किस के द्वारा होता है? किस कोशिकांग द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। अब आता है कशाभिका और पक्षमाभिका। हमने आपको बताया था एक कोशिकीय जीव, कौन से बताए थे? एक कोशिकीय जीव कौन कौन से? पैरामीशियम और युग्लिना पढ़ा होगा आपने। तो पैरामीशियम में गमन के लिए कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? पक्षमाभिकाएं। और युग्लिना में फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला और पक्षमाभिका किससे बनी होती हैं? जिनका निर्माण किससे होता है? बेसल ग्रेन्यूल अर्थात आधारीय कणिका से। तो फ्लैजिला एवं पक्षमाभिका की आधारीय कणिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक केंद्र के द्वारा होता है। तो आपका ये तारक काय पूरा हुआ। यहाँ पर अगले टॉपिक में हम आपको केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।